नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है किस तरीके से भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई और जो उदारवादी हुआ करते थे और जो उग्रवादी हुआ करते थे इनके बीच कैसे गतिरोध हुआ। और इसके पहले हम समझेंगे कि आखिर कांग्रेस के पहले भी भारत में कोई संस्थाएं हुआ करती थी क्या, क्योंकि आप देखते हैं अंग्रेजों के प्रति प्रतिरोध ये बहुत पहले से था भारतीयों के मन में। इसी प्रतिरोध का नतीजा था कि भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ और कोल विद्रोह हुए, संथाल विद्रोह हुआ, मुंडा विद्रोह हुआ, ये सारे विद्रोह हुए। इसके अलावा 1857 का एक महान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ जिसको विद्रोह कहा जाता है 1857 का। तो इस तरीके से प्रतिरोध जब पहले से था तो ऐसे में ऐसा अचानक से कैसे हो गया कि 1885 में एक संस्था आ जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये पूरा संभालने लगती है, क्योंकि इसके पहले भी लोगों के बहुत सारे अपने हित हुआ करते थे, तो इसलिए उन्होंने पहले भी इसके पहले बहुत सारे संगठन बनाए होंगे। तो पहले उन संगठनों की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो आज हमारा मुख्य बिंदु है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो 1857 की क्रांति के पश्चात राष्ट्रीय भावनाओं का विकास उभरने लगा था और इस तरीके से आप देखते हैं कि जो पहले एक ही प्रयोजन हुआ करता था प्रतिरोध का, सीधी सशस्त्र हिंसा, इसको त्यागा गया, क्योंकि आप जानते हैं इसके पहले धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी हो चुका है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें देखा कि भारतीयों के मन में कैसे सभ्य होने का विचार आया। इसके अलावा भारतीयों ने खुद को पूर्व वैदिक काल से खुद को जोड़ा। इसके बाद भारतीयों ने अपने अंदर एक चेतना का विकास पाया। ऐसे में भारतीयों ने अभी जो अंग्रेजों की पद्धति हुआ करती थी बातचीत के जरिए और विरोध प्रदर्शन की पद्धति, इसको भारतीयों ने भी अपनाया और अपनी जो हितें हैं इनको मनाने के लिए अंग्रेजों के समय कुछ प्रार्थना प्रपत्र वगैरह भी लिखे, क्योंकि उदारवादी इसमें से जो शुरुआती लोग थे ना, जो विरोध करते थे, इनको उदारवादी कहा गया, क्योंकि इनका मानना हुआ करता था कि अंग्रेज भी इंसान हैं और जबकि अंग्रेज इंसान है तो उस इंसान का एक मूलभूत गुण है दया होना, संवेदना होना। तो अंग्रेजों में भी ये कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि जब ये इंग्लैंड जाया करते थे तो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा एक तरह संवेदनशीलता दिखाते थे अंग्रेज भारतीयों के लिए कि भारतीय अंग्रेज आपको लूट रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही है, ब्रिटिश सरकार लूट रही है, बहुत गलत चीज है। तो बहुत संवेदनशीलता दिखाया गया। तो इनको लगा करता सभी अंग्रेज एक जैसे नहीं होते हैं, आगे चल के गांधी जी भी यही कहेंगे। तो कुल मिला के उस समय जो अपने हितों को प्रभावित करने के लिए इनको लगा करता था कि अंग्रेज हमारा साथ देंगे और एक छोटी छोटी संस्थाओं का विकास किया करते थे। उदाहरण के तौर पर बंगाल में लैंड होल्डर्स यानी जमींदारों की एक संस्था ये हुआ करती थी। इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ये सबसे पहली एक सोसाइटी थी, द्वारकानाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादा ने। तो ये कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इस तरीके से ये पहली राजनीतिक सभा थी, जो लैंड होल्डर सोसाइटी पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। हालांकि हर चीज का अपना एक महत्व होता है। आपको लगेगा ये जमींदारों ने बनाई थी अपने हितों में और इनका और तो कुछ था नहीं, लेकिन इसका भी अपना महत्व, क्योंकि इससे एक विचार आया कि हम इस तरीके से भी स्थापना करके, सोसाइटी की स्थापना करके, विधिक तरीके का भी उपयोग करके अंग्रेजों से अपनी बात मनवा सकते हैं। तो हर चीज का अपना महत्व होता है, हर चीज को आलोचना की दृष्टि से नहीं। उस समय कुछ भी हुआ है उसका अपना ही एक महत्व होता था। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। और इसके लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया गया, क्योंकि सोसाइटी बनाना तो ऐसा नहीं था ना कि आपका गैर कानूनी कार्य हो, कानूनी कार्य था। तो इसके लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की शुरुआत हुई। आगे चल के आप देखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हो जाएगी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना हो जाएगी। और इसकी स्थापना कौन करेंगे? 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में ये इसकी स्थापना होगी। और इसका भी वही कार्य था कि न्यायपूर्ण शासन को लागू करवाना अंग्रेजों से। इसके बाद आप देखेंगे ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटी शुरुआत में आएंगी। ब्रिटिश इंडियन ये पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे जो अंग्रेजों के जीवन से प्रभावित हुआ करते थे। तो ब्रिटिश एसोसिएशन सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी 1851 में। राधाकांत देव जी की अध्यक्षता में हुई थी इसकी स्थापना।
तो इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर हुआ करते थे, राम गोपाल घोष हुआ करते थे, और भी लोग हुआ करते थे। इसका पूर्ववर्ती दोनों जो संस्थाएं थी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी, इसमें तो दोनों प्रमुख संस्थाओं की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का गठन किया गया था। ये जो दोनों सोसाइटी थी असफल रही थी, इसलिए इसका गठन किया गया था ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का। और इस सोसाइटी से क्या हुआ, 1853 के चार्टर में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को जोड़ लिया गया। ये इसके कारण इसका भी इसमें प्रभाव हुआ करता था। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु, नील विद्रोह हुआ था आप जानते हैं 1859 में, 58-59 में, जब 1857 का संग्राम हो गया था, तो यहाँ के किसानों ने कहा था, नील विद्रोह के किसानों ने, कि हम महारानी के रैयत हैं और हमको महारानी से न्याय चाहिए है, क्योंकि उस समय नील की खेती करवाया जाती थी, जो खेती बहुत ही ज्यादा जमीन के लिए बहुत ही खतरनाक हुआ करती, जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाया करती थी। तो नील विद्रोह जब हुआ था, दीनबंधु मित्र ने इसका उल्लेख किया था, और भी बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, बौद्धिक लोगों ने। तो ये पहला विद्रोह था जिसको बौद्धिक लोगों ने सपोर्ट किया था। तो नील विद्रोह जो था, तो इसकी जांच, नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी। हिंदू पैट्रियट नाम का एक अखबार हुआ करता था, हिंदू पैट्रियट, इसका आपने नाम सुना होगा। ये इस संस्था का मुख्य पत्र हुआ करता था, हिंदू पैट्रियट। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इंडियन ब्रिटिश सोसाइटी, इस संस्था के कारण 1853 के चार्टर में सबसे पहले 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोड़ लिया गया। इस संस्था की रिक्वेस्ट मान सकते हैं, हालांकि किया तो ब्रिटिश ने ही था। ठीक है, तो इन्होंने प्रार्थना पत्र वगैरह ही भेजने शुरू कर दिए, जो भूमिपतियों के हितों के लिए। तो इस तरीके से ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी आप याद रखेंगे, चाहे पहली दो याद मत रखिएगा, लेकिन ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जरूर याद रखिएगा। इसके बाद इंडियन लीग नाम की एक संस्था आई। इसके बाद में ये इंडियन जो लीग हुआ करती थी, इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी 1875 में, शिशिर कुमार घोष। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी कलकत्ता में। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभूचंद्र मुखर्जी हुआ करते थे। इसके बाद में इंडियन एसोसिएशन या भारतीय संघ आ गया, ये इंडियन लीग है। अब इसके बाद में आ जाता है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, ये इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में याद रखेंगे तो परेशानी होगी, क्योंकि कहीं कहीं पर इंग्लिश में ही सिर्फ आपको पेपर में ये नाम देखने को मिलेंगे। इसका अगर हिंदी नाम देखें तो भारत संघ हो जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश नाम ही याद रखना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंडियन लीग जो थी, ये इंडियन लीग शिशिर कुमार के घोष के द्वारा बनाई गई थी। अब इंडियन एसोसिएशन थी जो, ये 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस नेता हुआ करते थे। बाद में इन्होंने अपनी पार्टी का जो मर्ज है ये कांग्रेस में कर दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी, अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रगुरु, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत कार्य किया है जो आम लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो इनके इंडियन एसोसिएशन का बाद में कांग्रेस में विलय हो जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था होती है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इन्होंने एक पत्र भी यहां पे लिखा था, बंगाली नाम का पत्र भी बाद में इन्होंने लिखा था। इस पत्र में इन्होंने एक न्यायाधीश की आलोचना कर दी थी, इसलिए इनको, बंगाल के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की, इसलिए इनको 2 माह की जेल भी हो गई थी बाद में। तो ये इस तरीके से इंडियन एसोसिएशन के बारे में हमने कुछ बात की। आइए कुछ और बात कर लेते हैं जो उस समय की राजनीतिक संस्थान थी। कलकत्ता की हमने देखी, बंबई की भी 2-4 देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो बंबई में चलता था, बंबई एसोसिएशन एक हुआ करती थी, बंबई एसोसिएशन। तो बंबई एसोसिएशन, ये दादा भाई नौरोजी ने इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर ही, जो दादा भाई थे नौरोजी, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर इस संस्था की स्थापना की थी। बंबई एसोसिएशन की 1852 में स्थापना की थी। जो आप जानते हैं इंडियन एसोसिएशन काफी सफल हो रही थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की, तो इसकी तर्ज पे इन्होंने ये बंबई में बंबई एसोसिएशन की स्थापना कर दी थी। ठीक है, इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा, एक बहुत ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इसका नेतृत्व, इसकी स्थापना की थी पूना सार्वजनिक सभा की महादेव गोविंद रानाडे ने 1870 में। 1870 और कहीं कहीं पे 1867 भी मिलता है, तो दोनों देख लीजिएगा। तो महादेव गोविंद रानाडे जी ने इसकी स्थापना की थी। इनको MG रानाडे भी कहते हैं, एवं गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा इसमें सहयोग किया गया था। तो रानाडे, इसको रानाडे ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये इसका जनता का उद्देश्य क्या था, तो इसका बताना कि इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था। जो सरकार कार्य कर रही है तो सरकार का उद्देश्य क्या है, ये सब बातें जनता को बताना इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। इन्होंने, और जो अन्य वर्ग थे, जैसे कुछ जमींदार वर्ग हुआ करते थे, नवोदित मध्यम वर्ग हुआ करते थे, इनके हितों का ये प्रतिनिधित्व भी करती थी बम्बई पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा। मद्रास में भी कुछ सभाएं हुई हैं, जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो ये भी एक कुछ संस्थाएं यहाँ पे स्थापित हुई हैं, जैसे गुजलू लक्ष्मी नरसू शेट्टी के द्वारा ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन की शुरुआत हुई। इस तरीके से कुछ लंदन में भी कुछ सभाएं शुरुआत हुई हैं, जैसे लंदन में लंदन इंडिया सोसाइटी हो गई, लंदन इंडिया सोसाइटी, जिसे M. राघवाचारी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सोसाइटी। इसके अलावा लंदन इंडिया सोसाइटी हो जाएगी, ये लंदन इंडिया सोसाइटी का देखिएगा जरा, लंदन इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई थी। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी जी के नेतृत्व में की गई थी, नौरोजी के नेतृत्व में की गई थी 1865 में, ठीक है। और जो आपका ये सभा थी मद्रास महाजन सभा, इसकी स्थापना B. राघवाचारी जी के द्वारा की गई थी, राघवाचारी, ठीक है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये लंदन इंडिया सोसाइटी, ठीक है, एग्जाम में सीधे नहीं यहाँ से प्रश्न पूछेगा, यहाँ से कोशिश है कि प्रश्न सीधे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि काफी लेंदी हो जाती हैं सब चीजें SSC के लिए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसी तरीके की एक सोसाइटी है। इसकी 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी भी स्थापना की गई थी लंदन में, क्योंकि दादा भाई नौरोजी काफी टाइम तक लंदन में भी रहे थे, इसलिए ये सारी सोसाइटी महत्वपूर्ण है। हमने कुछ सोसाइटी के बारे में देख लिया। आइए अब बात करते हैं उस दौर की जहां पे कांग्रेस की स्थापना होती, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व की ये बॉडी थी सारी, ये कांग्रेस के आने से पहले की संस्थाएं थी, तो इनका बहुत ज्यादा प्रभाव अपने आप में नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें जो विद्वान थे, भारत के सब बड़े बड़े लोग थे, वो बहुत ज्यादा बटे हुए थे। ऐसे में क्या किया गया, ऐसे में आखिरकार किया गया था, एक अंग्रेज अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, A.O. ह्यूम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। इनको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी बोला जाता है। इनकी सलाह के साथ दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, और इसका जो प्रथम अधिवेशन हो जाता है, ये ICS अधिकारी हुआ करते थे, जो कॉग्निटिव जो सिविल सर्विस थी ना, उसके अधिकारी हुआ करते थे। और फिर आखिरकार 1885 में इसकी स्थापना हो जाती है। जो इसका प्रथम अधिवेशन होता है, जो पहला अधिवेशन, तो ये पुणे में आयोजित होता है, और लेकिन पुणे में एक्चुअली में उस समय प्लेग फैल जाता है, पुणे में प्लेग फैल जाता है, तो इसलिए इसका आयोजन आखिरकार कहाँ होता है, बम्बई में आयोजित होता है। बम्बई के ग्वालियर टैंक है। ये ग्वालियर टैंक के लोकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के हम जब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे तब इसका दोबारा से यहाँ पे उल्लेख करेंगे। तो ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन। तो यहाँ पे अब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। हालांकि इस संबंध में बहुत सारे अलग अलग विचार पाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं जो कांग्रेस का जो गठन हुआ है, ये ब्रिटिश की सोची समझी चाल है।
तो इसके मामले में माना गया कि जैसे कि आप जानते हैं 1857 का महाविद्रोह हुआ था। अगर ब्रिटिश के पास सोचिए कोई इस समय एक दल होता भारतीयों का जो पता उनको पाता कि देखिए बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है, अब आप अति करना बंद कर दीजिए, रुक जाइए, नहीं तो खत्म हो सकते हैं आप, तो अंग्रेज यहाँ पे रुक जाते। तो ऐसे में ही माना गया कि अंग्रेजों ने ऐसे ही एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का दल बनाया हुआ है और इसको उन्होंने सेफ्टी वॉल्व, जो आलोचक थे उन्होंने सेफ्टी वॉल्व की संख्या दी और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भी दिया। तो ये विभिन्न प्रकार के मत हैं। तो इसमें माना जाता है कि डफरिन ने, जो उस समय लॉर्ड हुआ करता था, वायसराय हुआ करता था डफरिन, तो ये डफरिन ने करवाया हुआ है और डफरिन की सोची समझी साजिश हुआ करती थी। लाला लाजपत राय ने यह सिद्धांत दिया हुआ था। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नाम का उनका एक पत्रिका हुआ करती थी, यंग इंडिया। तो इसमें उन्होंने ये सारी बातें कांग्रेस के से संबंधित कही हुई थी। तो इस तरीके से इतिहासकारों में बहुत ज्यादा मतभेद है कि कांग्रेस की स्थापना आखिर क्यों हुई। तो देखिए, हम लोगों ने देख लिया, पहला अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ग्वालियर टैंक में हुआ था 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे पहले अधिवेशन के, ये पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको WC बनर्जी भी कहा जाता है। ये पहले अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के सम्मेलन के। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन से हुआ करते थे, ये आगे चल के ये लोग भी अध्यक्ष बनेंगे। इसमें हुआ करते थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले हो जाएंगे आपके, ये भी पहले अध्यक्ष हो जाएंगे तैयब जी। इसके बाद WC बनर्जी, आनंद मोहन घोष और रोमेश चंद्र दत्त है। ये इस तरीके से ये सारे सदस्य हो जाएंगे जो कांग्रेस के शुरुआती सदस्य थे। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम एक याद रखिएगा, क्योंकि उस समय के बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। तो ये उस समय शामिल नहीं थे। बाद में ये, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस ये सम्मेलन उस समय आयोजित कर रहे थे, तो बाद में इसका जो विलय था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया और आखिरकार इसमें जुड़ गए, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, यहां से प्रश्न एग्जाम में बनता है, जो सर सैयद अहमद खान थे ना, ये कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। इन्होंने कांग्रेस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में वो प्रश्न पूछ लेगा कि ये क्या कभी कांग्रेस से संबद्ध रहे, नहीं रहे। और एक बाल गंगाधर तिलक नाम के जो व्यक्ति थे, जो बहुत बड़े सेनानी थे, बाल गंगाधर जी, जिन्होंने, जो हम देखते हैं आज मुंबई में, महाराष्ट्र में जो जो गणेश उत्सव चलाया जाता है, जो शिवाजी उत्सव मनाया जाता है, ये सब इन्हीं के कारण संभव हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। हालांकि बहुत बार बात हुई इनको चुने जाने की, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए कांग्रेस के, हालांकि बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको कांग्रेस के गठन से संबंधित याद रखनी है और इनको जानना है। तो आइए कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो कांग्रेस के संबंधित कुछ विचार भी हैं, क्योंकि बहुत कुछ लोग अलग अलग बोलते हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि जो शुरुआती कांग्रेस थी ना, इससे लोग खुश नहीं थे ना, ये लोगों को जोड़ पाई थी। ये जोड़ेगी तो तभी जब भारत में गांधी आ जाएंगे, तब ये कांग्रेस जन जन को जोड़ेगी। अभी तो सिर्फ कुछ ही मुट्ठी वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ये। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसके बारे में कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र जी ने ये कही थी लाइन, पदों के भूखे हैं कांग्रेस के लोग। कहीं तक ये बात सही भी होती है। सर सैयद अहमद खान ने इनके बारे में कहा था, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया हुआ था। सर सैयद अहमद खान बोलते हैं ये बात। इसके बाद बोलते हैं अश्विनी कुमार दत्त, RC दत्त बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे ये। इन्होंने जो वेल्थ ऑफ ड्रेन थ्योरी थी दादा भाई नौरोजी की, उसको एक्सेप्ट किया था। इन्होंने कहा था कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डफरिन ने कहा था, यहाँ पे ये लाइन काफी महत्वपूर्ण है, इन्होंने कहा था वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यानी मुट्ठी भर लोगों का समूह है। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्वक मरने में उसकी मदद कर सकूं। और तिलक ने इसके बारे में कहा थी बात, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये तिलक ने भी लाइन कही थी। तो कांग्रेस संबंधित ये कुछ कथन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि ये किसने कहा था फलाना कथन,
ठीक है, तो कांग्रेस की कुल मिला के हमने इसकी देख ली कि किस तरीके से स्थापना हुई। अब इसकी कुल मिला के 3 चरण कांग्रेस के हुए हैं। इन 3 चरणों में आप देखेंगे तो उदारवादी चरण हुआ है। उदारवादी चरण कब से? 1885 से, हम 1905 ले लेते हैं इसका टाइम पीरियड। इसका दूसरा एक चरण हुआ है कांग्रेस का, तो इसमें उग्रवादी चरण हो जाएगा, गरम दल का नेतृत्व हो जाएगा। तो उदारवादी के पहले में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं उदारवादी चरण के बारे में। इस समय कांग्रेस में अनुनय विनय की राजनीति हुआ करती थी। कांग्रेस विश्वास करती थी कि अंग्रेजों को अगर ये पत्र लिखेंगे, प्रार्थना करेंगे तो अंग्रेज बहुत अच्छे बड़े दिल वाले हैं, हमारी बात सुनेंगे। हालांकि जो कुछ गरम दल के नेता हुआ करते, इसमें कौन कौन हुआ करते थे? इसमें हुआ करते थे जो उदारवादी लोग हुआ करते थे, दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे, दादा भाई नौरोजी, R.C. दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब हुआ करते थे जो उदारवादी दल से संबंधित लोग हुआ करते थे। इसमें आप देखेंगे फिरोज शाह मेहता भी आ जाएंगे, मदन मोहन मालवीय भी आ जाएंगे, तो ये सब लोग हुआ करते थे। लेकिन आखिरकार जब एक समय तक भारतीय करते रहे, अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ और ना कोई किसी तरीके की नीतियां अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भारतीयों के पक्ष में। ऐसे में एक समय के बाद क्या हुआ, जो उग्रवादी हुआ करते थे इनको गुस्सा आने लगा, इनको क्रोध आने लगा और इन्होंने उदारवादी राजनीति को बहिष्कार करना शुरू कर दिया, कांग्रेस का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कुछ यहाँ पे याद करने की आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर प्रथम कभी पूछा जाए कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में तो देख लीजिएगा, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। फिर हम इसके बाद उग्रवादी पर चलेंगे, कांग्रेस उग्रवादियों पर। और प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो ये जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले 1888 में अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और ये 1887 में अध्यक्ष बने थे तैयब जी। और ये दादा भाई नौरोजी 86 में बने थे अध्यक्ष। तो ये सब देख लीजिएगा। इसके बाद आएगा प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आ जाएगा उनका नाम एनी बेसेंट का। फिर सबसे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आ जाएगा, तो आ जाएगा 1925 में, 1925 में आ जाएगा। अभी बात करते हैं, चलिए इनके बारे में। 1925 में जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रथम राज्यपाल रही, मैं बात कर रहा हूं, बेलगांव अधिवेशन के बाद अध्यक्ष रही कौन? बेलगांव के बाद, बेलगांव अधिवेशन के बाद अध्यक्ष रही सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। तो ये हम आगे चल के देखेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। हमने देखा कि किस तरीके से इनमें अलग अलग अध्यक्ष रहे उदारवादी राजनीति को। जो उग्रवादी थे, उग्रवादी में जो शामिल थे सबसे पहले व्यक्ति तिलक हुआ करते थे, लाला लाजपत राय। इन लोगों ने जो लाल बाल पाल की जोड़ी थी, इसने डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं मानेंगे आपकी राजनीति को, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस समय हमने जैसे पहली बात की नौरोजी ने इस समय, लेकिन इनका कुछ योगदान भी था, इनका कुछ योगदान भी था। जो उदारवादी चरण है बहुत लंबा नहीं चल पाया, लेकिन इनका कुछ ना कुछ योगदान था, जिसमें अगर इनके योगदान को देखा जाए तो नौरोजी ने जो धन का बहिर्गमन का सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया, धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो रानाडे हुआ करते थे, रानाडे, तो भारतीयों को औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक के कारण आर्थिक राष्ट्रवादी युग से प्रेरित किया गया, इसके बारे में समझाया गया। तो उदारवादियों के द्वारा ये काम किया गया। इसके अलावा उदारवादियों ने अंग्रेजों का जो वास्तविक चेहरा था, जो उनका वास्तव में जो चेहरा था, असंवेदनशील चेहरा, ये उजागर किया। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा ना करते तो एक समय तक रहता तो अंग्रेज कहते आपने हमसे प्यार से बात की ही नहीं, आपने कभी हमें समझा ही नहीं, और आप सीधे आपने हमारा विरोध करना शुरू कर दिया, वो भी हिंसक विरोध। तो ऐसे में अंग्रेजों के पास ये बात भी नहीं रही थी। जो वाइट वर्डन थ्योरी थी, ये नकाब
इसका उतर गया। तो ये सब इनका बहुत बड़ा योगदान था, जो उदारवादी हुआ करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उदारवादियों ने कुल मिला के काफी काम किया भारत के लिए। और इसके अलावा बाद उग्रवादी आ जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरीके से दूसरा चरण शुरू हो जाता है। मॉडरेट का हमने देख लिया, अब एक्सट्रीमिस्ट का यानी जो उग्रवादी होते हैं, उग्रवादी चरण, इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके हम अगर टाइमलाइन देखें तो 1905 से 1919 तक होती है। और इसकी हमने क्या देखी थी टाइमलाइन? इसकी देखी थी हमने 1885 से लेकर 1905 तक, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन आ जाता है, इसलिए यहां से उग्रवाद की शुरुआत हो जाती है। तो 1905 से 1919 तक हम उग्रवादी चरण देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे गांधी एरा, जब गांधी जी आ जाएंगे और सारा आंदोलन को, सब चीजों को बदल देंगे और पूरी तरीके से भारतीय राजनीति को प्रभावित कर देंगे, तो वो एक अलग चीज है। तो आइए उदारवादियों का देखते हैं। तो उदारवादियों ने क्या किया? पहले सबसे पहले उदारवादियों ने जो अनुनय विनय की राजनीति हुआ करती थी अंग्रेजों की, इसको उन्होंने सबसे पहले तो छोड़ दिया। और उन्होंने क्या कहा, ये लोग असंतुष्ट हो गए थे, तो इन्होंने जो आंदोलन था, जो तीव्र विरोध था, इसको शुरुआत किया। इसको गरम दल भी कहा जाता है। इसमें लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, 3 का नाम आता है, जो बहुत ही प्रमुख नेता हुआ करते थे। इसके अलावा अरविंद घोष आदि भी इसमें काफी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो इस गुट में जनता को भड़काने वाली नीतियां, जैसे सरकार द्वारा जनता को भड़काने के लिए कुछ नीतियां बनाई जाती थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन लेके आया था प्रेस एक्ट। इसमें विश्वविद्यालय अधिनियम था, विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इस तरीके से जो अधिनियम हुआ करते थे, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बंगाल विभाजन 1905 का, इन सब जो अंग्रेजों की नीतियां थी, इन्होंने इनका तीव्र विरोध किया, खोलकर विरोध किया। इन्होंने कहा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने का मतलब क्या है आपका? आप क्यों नहीं चाहते कि भारतीय जो भाषाएं हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज हैं, जो भारत के अंदर की भाषाएं हैं, इसमें अखबार छपे और यहाँ के लोग पढ़ें? आप क्यों नहीं चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं सब अंग्रेजी अखबार हो? तो इस तरीके से इन सब बातों का खूब विरोध किया इन्होंने और जनता को साथ में लेने की कोशिश की। और जब तो अब कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया 1905 का, तब तो बहुत तीव्र विरोध भड़क उठा। और इस विरोध को ये समझ लीजिए कि पूरे भारत में इसको विरोध को जताया गया। इसमें जो विदेशी कपड़े हुआ करते थे, इनकी होली जलाई गई। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने होली जो जलाई गई विदेशी कपड़ों की, इसको निष्ठुर बर्बादी कहा। लेकिन फिर भी ये विरोध अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में एक अलग जाग रही थी, एक चेतना जाग रही थी। ये आपको समझने की आवश्यकता है। इसका और कारण क्या था? गरम दल आखिर इतना गर्म हो गया था, तो इसका और कारण क्या था? क्योंकि 1800 लगातार अकाल पड़ रहे थे भारत में। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल पड़ा था। और इसमें क्या किया गया? 1903 में दूसरा दिल्ली दरबार लगाया गया। 1903 में दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसमें बहुत ज्यादा खर्च किया गया। ऐसे में जो उग्रवादी हुआ करते थे और ज्यादा आग बबूला हो गए। इसमें कई हजार लोग मारे गए थे 1896 से 1900 के अकाल में। इसके अलावा एक तात्कालिक कारण क्या था? ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उग्रवादी थे, ये लगातार अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज, अपनी एक भावना रहती थी अंग्रेजों की कि हमको कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा इसका उल्टा होने लगा 1905 के आसपास, जब आप देखेंगे इथोपिया जो आप अफ्रीकी देश है, इथोपिया, इसके द्वारा इटली को हरा दिया जाना, मतलब इटली जैसे देश का इथोपिया के द्वारा हार जाना। इसके अलावा जापान द्वारा रूस को पराजित कर देना। छोटा सा जापान है, रूस कितना महान विशाल देश है, तो जापान के द्वारा रूस को पराजित कर देना 1904-05 में। इसके अलावा जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसकी प्रति मिल जाती है।
तो ऐसे में क्या होता है, हमारे अंदर एक चेतना अचानक से जागती है कि ऐसा नहीं है, हम भी ब्रिटिश को हरा सकते हैं, हम भी ब्रिटिश को यहाँ से भगा सकते हैं, हरा के। अगर जब इतना सब हो गया और जब कौटिल्य की राजनीति, कौटिल्य का शास्त्र हमारे पास आया जो राजनीतिक कृति है, तब तो हमारे अंदर बहुत चेतना आई कि हम तो बहुत ही महान लोग थे, ये अंग्रेजों ने हमको जबरदस्ती का गुलाम बनाया हुआ है। जो यूरोपीय अपराजिता की धारणा थी, यूरोपीय अपराजिता की, ये टूट गई भारतीयों के मन से, और ये लगने लगा भारतीय युवाओं को, हाँ यूरोपीय भी पराजित हो सकते हैं। इसके पहले लगता था यूरोपीय पराजित नहीं होते हैं, तो ये लगा करता था। तो इसके बाद क्या हुआ, इन सब घटनाओं का कुल मिला के आधार ये निकला कि स्वराज मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि स्वराज आंदोलन से लेना पड़ेगा। और संवैधानिक आंदोलन से जो उग्रवादी थे, इनका विश्वास उठ चुका था। अब इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया और विरोध की राजनीति को अपनाया। इसीलिए आप देखेंगे जो वैलेंटाइन शिरोल था, इसने एक बार जो तिलक थे इनको अशांति का जनक कहा था। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। ठीक है, विचारधारा और कार्य पद्धति क्या थी, बहुत सारी विचारधारा अपनाए गए, सांस्कृतिक, राजनीतिक और हर क्षेत्र में अपनी पद्धतियां अपनाई गई। उदाहरण की बात करें तो तिलक ने ही जिस तरीके से गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाया, इसका कारण क्या था, ये भारतीयों को एक करना चाहते थे। भारतीयों को चाहते थे सब एक हो जाएं और सब एक साथ कम से कम उत्सव मनाएंगे तो इनमें एकता की भावना आएगी और जुड़ेंगे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हमने देख लिया 1905 का बंगाल विभाजन, किस तरीके से लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। तो इसको 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ उसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और आखिरकार आप देखेंगे इसके बाद इसमें बहुत सारे जो पत्रिकाएं थी, बहुत सारे लोग हुआ करते थे प्रबुद्ध लोग, उनके द्वारा भी बंगाल विभाजन के लिए कई सारी गतिविधियां की गई। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अनुशीलन समिति ये एक क्रांतिकारी संस्था थी जो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसने युगांतर नाम का प्रमुख पत्र चलाया एक। इसके अलावा आप आगे चल के देखेंगे स्वदेश बांधव समिति ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अश्विनी कुमार दत्त की। स्वदेशी आंदोलन में जो जनता थी इसमें आत्मनिर्भरता आई। आप देखेंगे बांग्ला साहित्य के लिए ये स्वर्ण काल हो गया। जो बंगाल विभाजन का टाइम है ये बांग्ला साहित्य के लिए स्वर्ण काल की तरह हुआ। इसमें आप देखेंगे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने आमार सोनार बांग्ला की रचना की, गीत लिखा और ये गीत सड़कों पर जुलूस में जनता द्वारा खूब गाया गया। 1971 में आखिरकार ये बंगाल का जो बांग्लादेश था इसका राष्ट्रगान भी बन गया। 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की, यानी उद्योगों की तरफ बड़े भारतीय। इसमें आप देखेंगे आगे चल के अवनींद्रनाथ टैगोर ने अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा और इन्होंने भारतीय जो पाश्चात्य कला के छोड़ के पूरी तरह भारतीय कला में और स्वदेशी पारंपरिक कलाओं व अजंता की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की और नए चित्र बनाने शुरू किए। आप विज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय और अन्य वैज्ञानिकों ने सफलताओं ने मजबूती प्रदान की इस आंदोलन को। पहली बार स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें पहली बार महिला घर से बाहर निकल के आई और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महिलाओं का पहली बार इसमें आगमन हुआ और आगे चल के आप देखेंगे तो गांधी ने तो महिलाओं को शामिल कर लिया अपने आंदोलन में। ठीक है, तो ये एक बात होती है। इसमें आप देखेंगे और भी पारंपरिक रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा अलग बदलाव हुआ। अंग्रेजों की जो उपाधियां हुआ करती थी, कपड़े थे, इनका बहिष्कार कर दिया गया और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। तो ये सब महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से एक कांग्रेस का जो मुख्य दौर था, कांग्रेस के स्थापना का काल था, उग्रवादियों का काल था, ये पूर्ण होता है। और फिर आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से इसी काल में जो इनका एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादियों का काल था, इसी काल में
मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और बहुत ही अन्य संस्थाओं की भी स्थापना होती है, जिसमें गदर पार्टी की स्थापना और होम रूल लीग आंदोलन होता है। इसके बाद में 1919 में देखेंगे कि नया काल आएगा जब गांधी भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके होंगे 1917 से ही। और फिर इसके बाद में एक गांधीवादी आंदोलन का दौर शुरू होगा, जहां पे पूरे देश की जनता गांधी के साथ खड़ी होगी। यहाँ पे तो जनता साथ नहीं खड़ी हो पाती है, लेकिन यहाँ जरूर साथ में खड़ी होगी। और फिर हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार।